मशरूम क्या है, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक फंगस है, यानी कि ये एक कवक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, लैक्टोज नहीं, एल्बुमिन नहीं, कैरोटीन नहीं साथियों, केसिन आपका जवाब होगा। यानी कि दूध का जो धवल रंग होता है ये केसिन की उपस्थिति की वजह से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो आपको ही पता होगा साथियों, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे डीएनए की विहेलिक संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा आपके एग्जाम में सवाल आएगा। वॉटसन और क्रिक, आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही साथियों डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना भी कह सकते हैं और विहेलिक्स भी साथियों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। विहेलिक्स नहीं होना चाहिए था, डबल हेलिक्स होना चाहिए था, है ना, यानी कि डबल हेलिक्स संरचना तो पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो वॉटसन और क्रिक ने किया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, आपसे पूछी जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है, तो CO2 आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण साथियों इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, करके क्लोरोफिल जिसको हरित लवक कहते हैं, इसमें कौन सी धातु होती है। क्या इसमें लोहा होता है, मैग्नीशियम होती है, जस्ता होता है या कोबाल्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मैग्नीशियम होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, ये आप लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन के हिसाब से साथियों हम लोग बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, पित्त यानी कि बाइल्स कहाँ जमा होता है। तो पित्त की अगर बात करें तो ये पित्ताशय में जमा होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर। देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। जिसकी किडनीज खराब हो जाती हैं तो फिर उसके खून को शुद्ध करना होता है और इस प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, करके WBC का मुख्य कार्य मुझे बताइए। तो CO2 ले जाना ये इसका कार्य होता है, या O2 ले जाना इसका कार्य होता है, या रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना इसका कार्य होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना WBC का कार्य होता है। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग की अगर बात करें तो ये साथियों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सी गैस की बात चल रही है, देखिए ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ये दो गैसें होंगी साथियों जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि एसिड रेन, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो किसके कारण होती है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर आपका है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो क्या आपका साथियों जवाब होगा, देखिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण के तापमान को बढ़ना, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण के तापमान का बढ़ना। बिल्कुल साथियों पहला पड़ा, पहला ही आपका जवाब हो गया, राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है, ओजोन की वजह से होता है, एसिड रेन के कारण होता है। मैं कहूंगा एसिड रेन की वजह से ही साथियों, अम्लीय वर्षा की वजह से ही साथियों ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया साथियों ऊर्जा मुक्त है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, तो श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, मुझे बताइए आप लोग फटाफट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, FG बेंटिंग इनका नाम है और FG बेंटिंग के द्वारा ही इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो फटाफट आप लोग साथियों मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए, क्या आपका जवाब यहाँ पर साथियों हो सकता है। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दो होती है मानव शरीर के हृदय में कक्षों की संख्या साथियों दो होती है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाया जाता है। तो सर्वग्राही की अगर बात करें, देखिए सर्वदाता तो ओ कहलाया जाता है, लेकिन सर्वग्राही की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। अगला देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका जवाब होगा, ट्रिप्सिन तो है, पाचक एंजाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा गॉस्ट्रिन नहीं है, अब नहीं है तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पीलिया की बात करते हैं तो ये साथियों पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत आपका जवाब हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए होगा। चेचक होने का कारण क्या है साथियों, चेचक की अगर बात करें तो ये वायरस की वजह से होता है और इस वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस है। राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है। तो गाय के दूध का रंग पीला होता है, पता किसकी वजह से साथियों, कैरोटीन की वजह से। तो कैरोटीन आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है। तो वायु के माध्यम में साथियों कौन सा रोग फैलता है, प्लेग, टाइफाइड, हैजा,
वसा या प्रोटोजोआ, मैं कहूंगा प्लेग आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए साथियों, सवाल एक एक बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन सवालों को देखिए। लगभग 25 सवाल हो चुके हैं और 25 सवाल अभी आपके बाकी हैं। आपके रियल एग्जाम में 25 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन मैं 25 सवालों के 2 सेट आपको कराऊंगा, उसके बाद रीजनिंग और मैथ का एक एक सेट आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो निम्नलिखित विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किन तत्वों की हीनता, क्या साथियों यहां पर लिखा हुआ है, अगर बात करें किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी, यानी कि बॉडी में अगर कैल्शियम और फास्फोरस की अगर बात करें कमी हो जाए तो ये समझ लीजिएगा इनकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हो जाती हैं। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, अगर मैं फॉरेन हाइट में, ये तो डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर फॉरेन हाइट में मैं पूछूं कि मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर तापमान कितना होता है फॉरेन हाइट में, बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपको ये बात कमेंट सेक्शन में बतानी है। इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा सांप साथियों जहरीला नहीं है? मैं कहूंगा आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई ना कोई हो, आपको कुछ मतलब नहीं, अजगर जहरीला नहीं होता है। तो अजगर जहरीला नहीं सांप होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों, चमगादड़ को कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके तालाबों और कुओं में इनमें से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गेमबूसिया की बात चल रही है। गेमबूसिया आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में गेमबूसिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आलू में ब्लैक हट रोग की अगर बात करें तो ये किसका कारण है? तो देखिए, ये ऑक्सीजन की कमी से ये रोग होता है। आलू में ब्लैक हट रोग की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन किट नहीं है? क्या आपसे कहा जा रहा है साथियों, इनमें से कौन किट नहीं है? तो तिल्ली, तिलचट्टा, मचार है, मकड़ी नहीं है साथियों, मकड़ी नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, HIV साथियों क्या है? तो ये क्या है? ये रोग लक्षणों का मिश्रण है ना, या परिवर्धक सूचकांक या विषाणु रोग है? तो ये एक विषाणु रोग है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे और क्या आपके सवाल का राइट आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों किसके द्वारा, तो ये वायरस तथा मादा एडीज मच्छर के द्वारा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, ये वायरस लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद देखिए, करके मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। तो किसकी बात चल रही है? गिल्स की बात चल रही है, यानी कि मछली की विशेष संरचना वो क्या है? वो गिल्स है, जो सांस लेने में मदद करती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कि जो भूमिगत जल है उसको वो कैसे साथियों प्रदूषित हो सकता है? तो वो बैक्टीरिया की वजह से, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु, मैं कहूंगा विषाणु की वजह से भूमिगत जल साथियों प्रदूषित होता है। अगला देखिए, कह रहे कि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है, तो क्या सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है? ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग मुझे बताइए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो करती है गैस वो सल्फर डाइऑक्साइड करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका और इस बार भी साथियों आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है साथियों, बताइए? तो जड़ में होती है, तने में होती है, पत्तियों में होती है, पूरे पौधे में होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन जिसका नाम है, ये किससे निकाले जाते हैं? तो साथियों जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो ये किससे निकाले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये कवक से निकाले जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लसिका कोशिका जो बनती है ये दीर्घ अस्थि में बनती है, ये आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आएगा परीक्षा में। अगला सवाल है, कह रहे कि जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग इस सवाल के बारे में यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स से। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा लाल की अगर बात करें, लाल रंग की बात चल रही है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। तो साथियों जल में भोजन की विलेयता बढ़ाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए, HCl पैदा करने के लिए। मैं कहूंगा बिल्कुल सही इस सवाल का जवाब। तो मानव त्वचा का रंग बनता है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो हीमोग्लोबिन से बनता है साथियों, मैं कहूंगा बिल्कुल हीमोग्लोबिन लिखा होना चाहिए, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। गलत मोग्लोबिन नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन नमक है, एक हार्मोन है, एक एंजाइम है या एक विटामिन है? तो ये तो एक हार्मोन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो एक आकृति आपको दी गई है। देखिए, पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति है। आपसे पूछी जा रही है कि पांचवी आकृति साथियों कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली? बस इतनी सी बात आपको बता रहा है। देखिए, अगर मैं पहली और दूसरी आकृति को देखो तो मुझे बाकी सब कुछ सेम लग रहा है, सिर्फ ये वाला जो गोला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री साथियों मुड़ गया है ना,
45 डिग्री इधर की किधर इधर की तरफ क्लॉकवाइज मुड़ गया है, ठीक है। अब ये चीज जो मुड़ी हुई है ना, ये तो वहीं पर है, लेकिन अब उसके अगली वाली जो लाइन थी वो 45 डिग्री मुड़ गई, ये है। अब उसके आगे की अगर बात करें, ये चीज तो वहीं पर है, लेकिन ये वाली जो है लाइन है वो साथियों 45 डिग्री मुड़ गई, यानी कि अगली आकृति में साथियों ये चीज तो वहीं पर रहेगी, लेकिन ये जो चीज यहाँ पर जो बनी है, यहाँ पर ये आ जाएगी साथियों कुछ इस प्रकार से। तो आप इतना देख लीजिए कि ये एरो इस तरफ यहाँ पर कहां पर है, ये एरो इधर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी ये एरो यहाँ पर नहीं है, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर है ये एरो। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में आपको साथियों क्या बदलना होगा। चलिए तो 0/15 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 10 बराबर 99, ये बराबर है साथियों बराबर 99। कभी भी अगर बात करें साथियों, देखिए कहने का मतलब क्या है, प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर आप प्लस कर दें और बराबर इनको कैलकुलेट करके अगर 99 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा। हम ट्राई करके साथियों देख लेते हैं कि 0 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद फिर 15 है और फिर 10 है और फिर साथियों 10 है और बराबर आपको क्या लाना है, आपको 99 यहाँ पर लाना है। तो भाग की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर भाग, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर भाग आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा, गुणा का गुणा रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार साथियों सॉल्व करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 15 से 15 अगर बात करते हैं साथियों, इसकी गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर। अच्छा ये माइनस का है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर माइनस टाइप नहीं हो पाया है, तो ये तो 100 हो जाएगा। बराबर इधर क्या आएगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, हटाइए, 15 से 15 भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 15 एकम 15, तो 100 में से 1 जाएगा, लेकिन माइनस का 99 आएगा, तो कुल मिला के बराबर -99 बराबर -99। तो ये तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित असंगत युग्म को साथियों आपको पहचानना है। देखिए ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क ओडिशा। मैं कहूंगा आगरा में साथियों ताजमहल है, नई दिल्ली में इंडिया गेट है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक है, ठीक है ना। कोणार्क की अगर बात करें साथियों है तो ओडिशा में, लेकिन ये एक अलग चीज है। देखिए ये सारे स्मारक हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक मैं कह सकता हूँ साथियों क्षेत्र हो जाएगा या एक शहर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए ओडिशा का एक शहर है, तो ये स्मारक है, ये शहर आ गया, ये कहां से आ गया, तो सबसे अलग जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ रहा था और अब भी साथियों आपके एग्जाम में एक सवाल ऐसा आएगा। चलिए तो हम साथियों इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कैसे ये सवाल होगा। आपसे कहा जा रहा है कि शरत, नवीन, दीपक, विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और अपने व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, एक गोल मेज हमने यहाँ पर साथियों क्या कर ली, एक गोल मेज हमने यहाँ पर बना ली, और कितने लोग हैं साथियों, 4 लोग हैं। तो मान लेते एक यहाँ बैठ जाएगा, एक सेकेंड अगर बात करते हैं साथियों, एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद कहने के शरत इंजीनियर के सामने बैठा है, क्या साथियों, शरत जो है ना ये इंजीनियर के सामने बैठा है, ठीक है। नवीन डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है, वकील पुलिस के बाईं ओर बैठा है, विक्रम दीपक के सामने बैठा है, ठीक है ना। तो इंजीनियर कौन है ये आपको बताना है, बहुत तिगड़मी सवाल है लेकिन अच्छे से करेंगे तो साथ इसको कर ले जाएंगे। शरत इंजीनियर के सामने बैठा है, तो आप एक काम करिए, मान लेते हैं इंजीनियर आपने साथियों यहां पर बैठा दिया, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। क्या कहा जा रहा है साथियों, इंजीनियर के सामने कौन बैठा है, शरत बैठा है, तो साथियों शरत आपका जो होगा वो शरत आपका जो होगा वो यहां पर आ जाएगा, साफ दिख रहा है आपको, इंजीनियर के सामने शरत बैठा है। अच्छा ये तो इसका क्या है, व्यापार है। अभी ये कुछ हो भी सकता है, हो सकता हो डॉक्टर हो सकता हो पुलिस हो सकता हो वकील हो। अभी हमने इतनी वाली लाइन सॉल्व कर ली, शरत इंजीनियर के सामने बैठा है, ठीक है, शरत इंजीनियर के सामने बैठे, कह रहे कि नवीन डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है। अब यहां पर बात को पकड़िए, नवीन जो है साथियों डॉक्टर के, है ना, डॉक्टर के दाईं ओर बैठा, अगर हम डॉक्टर को यहां पर बैठाते हैं तो फिर नवीन को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर आपका यहां पर आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि डॉक्टर के दाईं ओर कौन बैठे, नवीन बैठे, यानी कि इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इसका नाम ही साथियों नवीन होगा, यानी कि नवीन इंजीनियर है। उसके बाद देखिए वकील पुलिस के बाईं ओर बैठा है, वकील जो है ना ये पुलिस के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए ये तो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये शरत हो गया। अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पास अब मजबूरी है, यहाँ पर हमें किसको बैठाना पड़ेगा, वकील पुलिस के बाईं ओर बैठा है। तो अगर साथियों देखिए पुलिस को यहां पर ही हमें बैठाना होगा, क्यों, क्योंकि पुलिस का बायां ये होगा, तो पुलिस के बाईं ओर कौन बैठा है, वकील बैठा है, ठीक है। पुलिस के बाईं ओर कौन बैठा है, वकील बैठा है। विक्रम दीपक के सामने बैठा है, तो विक्रम दीपक के साथियों सामने बैठा है, यहां पर ये बात कही गई। विक्रम जो है ना विक्रम की अगर बात करें साथियों दीपक के, देखिए ये तो शरत नवीन हो गए, विक्रम दीपक यहाँ कहीं पर बैठेंगे। तो कहने के इंजीनियर कौन है, इतनी बात बता दीजिए। तो मुझे तो पता चल गया इंजीनियर जो है वो नवीन जिसका नाम है, तो मैं कहूंगा नवीन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो आपसे पूछा गया था उतनी चीज मैंने आपको बता दी, आगे की बात नहीं पूछी गई थी तो वो नहीं बताई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। कहने की साथियों OFFICE को PHIMHK के रूप में लिखा जा सकता है, तो कॉलेज को साथियों किस रूप में लिखा जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, जैसे कि
15 पर होता है, ये P हो गया तो 16 हो गया। F आपका 6 पर होता है ना, ये कितना हो गया, H हो गया, यानी कि 2 पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया। F आपका 6 पर होता है, ये 9 हो गया, 3 बढ़ाया, यानी कि ये तो क्रम नहीं चल रहा है, 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया, क्या अब 4 बढ़ाएंगे, देखिए जरा, C 3 पर होता है साथियों, H हो गया बिल्कुल, और E 5 से 11 यानी कि 5 हो गया, और फिर साथियों 6 हो गया। तो क्रम समझ में आ गया, इसको साथियों कर दो इसी प्रकार से, पहले 1 बढ़ाओ, सो D में C में 1 बढ़ाएंगे D आ जाएगा, O में 2 बढ़ाओगे साथियों Q आ जाएगा, L 12 पर होता है, 3 बढ़ाओगे O आ जाएगा साथियों। तो ये DQO कहाँ पर लिखा है देखने की कोशिश कीजिए, DQO यहाँ पर लिखा है, DQO यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अब इसमें 4 बढ़ाया जाएगा, तो साथियों 12 और 4 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16, यानी कि P यहाँ पर आ जाएगा। और अब कितना बढ़ाया जाएगा साथियों, अब 5 बढ़ाया जाएगा तो मैं कहूँगा J आ जाएगा, और अब 6 बढ़ाया जाएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, K आ जाएगा। तो K आ जाएगा साथियों, L आ जाएगा। चलिए, मतलब ये 5 पर होता है ना, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 7वां वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर बात करें, एक सेकंड रुकिए, फिर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कहाँ तक हमारा हो चुका है साथियों, DQOPJ हो गया, यानी कि 5 तक हो गया है साथियों, 1 2 3 4 5, अब ये है 6, तो मैं कहूँगा 6 इसमें नंबर बढ़ाएंगे, 6 नंबर बढ़ाएंगे तो G 7 पर होता है, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि M आ जाएगा। ये 8वां नंबर है, 8वां नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7वां नंबर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 6 बढ़ाया था, ठीक है ना, ठीक, अब 7 बढ़ाएंगे तो 5 और 7 कितना होता है साथियों, 5 और 7 आपका 12 होता है, और 12 पर साथियों क्या आता है, मैं कहूँगा L आता है। तो ये कहीं पर ऑप्शन लिखा होगा साथियों, देखिए जरा, DQOPJML, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों आपसे कि प्रचुर का संबंध जैसे दुर्लभ से है, वैसे ही आगमन का संबंध साथियों किससे होगा। देखिए, प्रचुर का विलोम होता है दुर्लभ, तो आगमन का विलोम क्या हो जाएगा, आना रुकना प्रस्थान पहुंचना, मैं कहूँगा आगमन का विलोम प्रस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपके सामने जो सवाल साथियों है, निम्नलिखित पैटर्न का पर पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, लीजिए मैंने जूम कर दिया आपके लिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको बताना है जो आकृति बनेगी वो आकृति कैसी बनेगी, ये ऐसी ही तो आकृति बनेगी, तो बस आपको बताना है कि ये आकृति कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, या साथियों डी वाले में। तो मुझे तो लग रहा है ये ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से असंगत को आपको बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सी चीज है। तकिया है, रजाई है, बिस्तर है, ये सब अगर बात करते हैं साथियों, भेड़ है, मैं कहूँगा ये सब ठंड में काम आती है ना, रजाई है, तकिया है, बिस्तर सब ठंड में, लेकिन भेड़ एक अलग चीज हो जाएगी, ये जानवर है साथियों, ये जानदार चीज है, और ये सारी बेजानदार चीजें हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष पर आधारित साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बंदर जो है ना वो गधे हैं, तो मान लेते हैं साथियों, क्या, एक सेकंड, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये बंदर हो गए, और कहा जा रहा है कि कुछ बंदर, यानी कि इतने बंदर, मैं कहूंगा इतने बंदर साथियों अगर बात करें तो गधे हैं, ठीक है, इतने बंदर गधे, यानी कि कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे शेर हैं, ये सभी गधे जो हो जाएंगे, ये सभी गधे कौन हो जाएंगे साथियों, ये सभी गधे शेर हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहने के सभी शेर गधे हैं, देखिए सभी शेर गधे नहीं है, अगर ये होता कुछ शेर गधे तो हम सही मान लेते, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी गधे बंदर हैं, सभी गधे बंदर भी नहीं है, हाँ कुछ गधे बंदर हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहने की भाषाएं हिंदी और मलयालम, तो ये दोनों तो भाषाएं ही तो हैं, यानी कि मान लेते ये भाषा हो गया और ये हिंदी भाषा हो गई, मलयालम भाषा हो गई, तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आरेख साथियों ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। अब यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। कहने के 12 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा, यानी कि पैसा साथियों दोगुना हो जाएगा। मिश्रधन की यहाँ पर अगर बात करें तो डबल एक, यानी कि अगर मूलधन कितना है, मान लेते हैं साथियों मूलधन, मिश्रधन जो होता है ना, ये मूलधन का डबल है, होता नहीं है, मतलब यहाँ पर बताया गया है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मूलधन x है तो कहने के पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन दोगुना जो होगा वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन जो होगा, यानी कि मूलधन अगर x है तो मिश्रधन 2x यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें साथियों दूसरी बात की अगर बात करें तो दर कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है साथियों 12% की, दर 12% की दे रखी है। अगर देखिए मिश्रधन है, मूलधन है, तो साधारण ब्याज भी ज्ञात हो जाता है। कैसे, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे वो साधारण ब्याज ही आता है, यानी कि 2x में से 1x घटाओगे तो x ही आएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। आपसे समय पूछा जा रहा है, तो साथियों समय की अगर बात करिएगा, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। R क्या है, रेट है, T क्या है, समय है, P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज साथियों कितना निकला है, ये x निकला है, तो x आ जाएगा बराबर p की अगर बात करें, यानी कि मूलधन ये भी साथियों x है, गुणा r की अगर बात करें ये 12% है, और t समय की बात करें तो समय ही तो साथियों आपको ज्ञात करना है, बटे में क्या आ जाएगा साथियों 100 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, अब बराबर के इधर अगर कोई चीज और बराबर के उधर की कोई चीज है बराबर है तो वो कट जाती है, यानी कि इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 100 की गुणा इस x से होगी। अब यहाँ पर तो खैर एक ही है, तो 100 की गुणा 1 से होगी तो 100 आ जाएगा, और 12 ये आपका नीचे आ जाएगा, और बराबर क्या रहेगा, t रहेगा, यानी कि 100/12 वर्ष का समय लगता है। अच्छा, इसको अगर सालों में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर लीजिए साथियों, इसको कैलकुलेट करा लीजिए आप लोग, 2 से कट करेंगे 2 छंग आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा, और कट करेंगे 25 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इतना समय है, यानी कि और इसको अगर कैलकुलेट करें ना साथियों हम लोग तो देखिए
3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचा 1 और बटे में 3, यानी कि इतने वर्ष का सातों समय लगेगा। तो 8 सही 1/3 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये सवाल आपको सातों ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि यदि 30 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी द्वारा एक दिन में कितना भाग कार्य पूरा किया जा सकता है। अगर देखिए 30 आदमी है यहाँ पर, क्या अगर 30 आदमी है और 30 दिनों तक कार्य करते रहते हैं तो टोटल कितना कार्य है? 3 3 9, यानी कि 900 कार्य है। तो अगर आपसे पूछे टोटल कार्य कितना होगा तो 900 टोटल कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप की अगर बात करें, यानी कि एक आदमी, अब एक आदमी हो गया और एक दिन में कितना भाग कार्य पूरा किया जा सकता है, कितना कर पाएगा भाई? टोटल काम 900 है ना, और एक आदमी एक दिन में जो काम करेगा वो 1/900 कार्य करेगा, यानी कि 1/900 भाग कार्य का पूरा होगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहेंगे 2 ट्रेन है, इन 2 ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात कितना है? 6:5 है, और उनकी चालों का अनुपात 3:2 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? आपसे कुल मिला के अगर बात करें समय का अनुपात आपसे पूछा गया, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन चीज की अगर बात करें ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, लंबाई ये हमारी दूरी हो जाएगी, दूसरी पहली दूरी ये है, दूसरी दूरी 5 है, और पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है, समझ गए ना। तो साथियों दोनों के समय का अनुपात आपसे निकाला जा रहा है। तो मान लेते हैं पहली दूरी ये है और पहली चाल ये है, तो क्या हो जाएगा साथियों? दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी बटे चाल हो गया। और दूसरी की बात करें तो ये 5/2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। इसको कैलकुलेट करा लीजिए तो कितना साथियों यहाँ पर निकल कर आपका आ जाएगा। तो कैलकुलेट करा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 12 आपका आ जाएगा, और ये आपका 3 पंजे 15 हो जाएगा। 4 से 3 सेकंड करेंगे, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 पंजे आपका 15 हो गया, यानी कि उनके समयों का अनुपात जो निकला है, समय का अनुपात 4:5 निकला है। और 4:5 आपका कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों, 2 सवाल और बाकी हैं, एक ये सवाल बाकी है और एक और बाकी सवाल है। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि 6 गुणा 9 प्लस 6 माइनस 9 गुणा 6 माइनस 6 प्लस 6 गुणा 9, इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों तो आपके सामने यहाँ पर क्या आएगा? देखिए कोशिश करिए साथियों इसको करने की। सबसे पहले भाग वाला अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे साथियों तो कितना आपका हो जाएगा? इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 खाली आ जाएगा। 9 प्लस आपका 6 माइनस, अब ये कैलकुलेट क्योंकि गुणा पहले कैलकुलेट होता है, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, ये आपका 54 आ गया, माइनस 6 प्लस आपका ये भी फिर वही कैलकुलेट 6 नीम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इतना आपके सामने साथियों आ चुका है। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो 9 6 कितना हो जाएगा साथियों? 15 हो जाएगा, माइनस 54 है ना, और माइनस की अगर बात करें साथियों आपका कितना आ जाएगा? या एक काम करिए, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो अगर साथियों इसको हम घटाने पर, या एक काम भी आप कर सकते हैं, आप काम क्या कर सकते हैं? -6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, और प्लस आपका 54 आ जाएगा। तो प्लस का 54 माइनस का 54 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 54 में से 54 जाएगा, कैंसिल हो गया ये आपका। अब अगर साथियों उसके बाद अगले स्टेप की बात करें तो अब आपको 15 माइनस 6 करना है, तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में? 9 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 + 5 + 5, मतलब ऐसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे 200 बार है 5 + 5, और 8 + 8 + 8 ऐसे 100 बार है 8 + 8 + 8। इनका औसत आपको बताने, तो सबसे पहले तो इनका योगफल निकाल लो, फिर औसत तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए अगर सबसे पहले अगर हम इस वाले को सॉल्व करें कि भैया ये कैसे होगा, इसका हमें योगफल कैसे निकालेगा, तो 5 + 5 + 5 कितनी बार है? 200 बार है, तो भाई 5 की गुणा 200 से कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इन सब का योग कितना होगा। 5 + 5 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि 1000 हो जाएगा, सिंपल सी बात। उसी प्रकार 8 + 8 + 8 ये 100 बार है, तो 8 की गुणा किससे कर दो? 700 से कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा, यानी कि टोटल योग कितना आ जाएगा? 1800 टोटल योग आ जाएगा। अच्छा कितनी बार ये नंबर है? 5 + 5 + 5 ये 200 बार है, और 8 + 8 ये 100 बार है, यानी कि 200 और 300, यानी कि 100 और 200 और 100 और 300 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है साथियों, कितना आ जाएगा? इसका औसत आपका 6 आ जाएगा, और 6 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूँगा ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।